कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो कि अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन ला देते हैं या अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं, और ऐसे पदार्थों को हम कहते हैं उत्प्रेरक। इन उत्प्रेरक पदार्थों के बारे में हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि उत्प्रेरक क्या होते हैं, किसी भी अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं जबकि उनके स्वयं के संगठन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं आता है, और उत्प्रेरक के द्वारा किया गया यह कार्य उत्प्रेरण कहलाता है। तो आज हम इस उत्प्रेरण के बारे में पढ़ेंगे कि उत्प्रेरण होता क्या है, किस तरीके से उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं, ये जो उत्प्रेरण होता है ये कितने प्रकार का होता है, साथ ही साथ हम लोग एंजाइम उत्प्रेरण के बारे में भी आज यहाँ पे अध्ययन करेंगे। तो देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं उत्प्रेरण के बारे में कि उत्प्रेरण होता क्या है। सन 1835 में बर्जीलियस ने उत्प्रेरक पद का सुझाव दिया। उन्होंने प्रयोगों के दौरान पाया कि कुछ बाहरी पदार्थों को यदि अभिक्रिया में मिला दिया जाता है तो उनके वेग में परिवर्तन हो जाता है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले किसने देखा यह चीज? बर्जीलियस ने 1835 में देखा कि कुछ पदार्थों को अगर अभिक्रिया में मिला देते हैं तो अभिक्रिया के वेग में क्या आ जाता है? परिवर्तन आ जाता है। तो इस हिसाब से उन्होंने हमें उत्प्रेरण के बारे में और उत्प्रेरक के बारे में बताया। आगे देखिए, उदाहरण देखिए, जैसे KClO3 को तीव्र गर्म करने पर यह O2 यानी डाइऑक्सीजन देता है तथा धीरे धीरे विघटित होता है, और यह विघटन 653 केल्विन से 873 केल्विन ताप परास में होता है। ठीक है, तो ये लीजिए भाई, KClO3 का जब विघटन होता है, एक तो बनता है KCl और साथ में बनती है O2 यानी डाइऑक्सीजन बनती है, और जो ये अभिक्रिया होती है वो इस टेम्परेचर रेंज में होती है। कहने का मतलब है 653 केल्विन से 873 केल्विन ताप परास में यह अभिक्रिया संपन्न होती है। यदि देखिए बच्चों, यदि उपरोक्त अभिक्रिया में थोड़ा सा MnO2 मिला दिया जाता है तो विघटन निम्न ताप परास में अर्थात 473 से 633 केल्विन पर हो जाता है। तो देखिए बच्चों क्या हुआ, अगर इसमें MnO2 मिला दिया जाता है तो अब जो विघटन होगा वो निम्न ताप रेंज में हो जाएगा, या कहने का मतलब है कि निम्न ताप परास में, और वो ताप की परास क्या है? 473 से 633 केल्विन पर ही विघटन हो जाता है। ठीक है, एवं अभिक्रिया दर भी पर्याप्त रूप से क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि इस अभिक्रिया में जो ये MnO2 मिलाया गया है, ये MnO2 क्या है? ये उत्प्रेरक है, और यहाँ पे उत्प्रेरण का काम कर रहा है, अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन कर रहा है। आगे देखिए बच्चों, मिलाए गए MnO2 का द्रव्यमान तथा संगठन अपरिवर्तित रहता है। जो इसमें MnO2 मिलाया गया है इस अभिक्रिया में, उसका ना तो द्रव्यमान परिवर्तित होता है ना ही संगठन परिवर्तित होता है, यानी इनमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं आता है। ये देखिए, ये इसकी अभिक्रिया हो गई और यहाँ पे MnO2 को काम में लिया गया है उत्प्रेरक की तरह। क्लियर है? देखिए, अतः वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं परंतु स्वयं द्रव्यमान और संगठन की दृष्टि से अभिक्रिया के अंत में अपरिवर्तित रहते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं, और यह क्रिया उत्प्रेरण कहलाती है। तो देखिए बच्चों, क्या हुई परिभाषा कि वे पदार्थ जिनको अभिक्रिया में मिलाने पर अभिक्रिया के वेग में वृद्धि हो जाती है या अभिक्रिया का वेग परिवर्तित हो जाता है, लेकिन उनके स्वयं का जो संगठन है उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, ऐसे पदार्थ उत्प्रेरक कहलाते हैं, और उनके द्वारा किया गया यह कार्य, यह परिघटना उत्प्रेरण कहलाती है। तो आपको ये चीज समझ में आई होगी कि उत्प्रेरक क्या होता है और उत्प्रेरक उत्प्रेरण का कार्य करता है। आगे देखिए बच्चों, अब हम बात करेंगे वर्धक एवं विषकारक के बारे में कि वर्धक क्या होते हैं और विषकारक क्या होते हैं, ये भी हमें समझना जरूरी है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, वे पदार्थ जो उत्प्रेरक की सक्रियता बढ़ा देते हैं वर्धक कहलाते हैं। देखिए बच्चों, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो उत्प्रेरक की भी सक्रियता को बढ़ा देते हैं, उन्हें हम कहते हैं उत्प्रेरक वर्धक, या हम उनको वर्धक भी कह सकते हैं। देखिए, जबकि वे पदार्थ जो उत्प्रेरक की सक्रियता को कम कर देते हैं विषकारक कहलाते हैं।
और कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो उत्प्रेरक की सक्रियता को कम कर देते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? विष कारक कहते हैं। अब देखिए उदाहरण देख लेते हैं हम लोग। जैसे हैबर प्रक्रम में अमोनिया के उत्पादन में एमओ यानी मोलिब्डेनम, एमओ एफई के यानी आयरन के वर्धक का कार्य करता है। तो देखिए बच्चों अभिक्रिया देखिए, N2 प्लस 3H2 से बन रहा है 2NH3। इस प्रक्रम को बोलते हैं हम हैबर प्रक्रम। हैबर प्रक्रम है जिसमें N2 यानी नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस के संयोजन से अमोनिया का निर्माण होता है। यहाँ पे जो Fe की हम लोग बात कर रहे हैं, ये Fe तो यहाँ उत्प्रेरक है, लेकिन जो मोलिब्डेनम है वो यहाँ पे किस तरीके से कार्य कर रहा है? वर्धक की तरह कार्य कर रहा है। कहने का मतलब है ये उत्प्रेरक की सक्रियता को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। क्लियर है? आया यहां तक समझ में? आगे देखिए आगे क्या है। अब हम बात करेंगे उत्प्रेरण के बारे में। देखिए बच्चों कि उत्प्रेरण कितने प्रकार का होता है। देखिए अभिकारकों व उत्प्रेरकों की भौतिक अवस्थाओं के आधार पर उत्प्रेरण दो प्रकार का होता है। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा कि अभिकारकों और जो उत्प्रेरकों की भौतिक अवस्थाएं हैं उनके आधार पर उत्प्रेरण को दो भागों में बांटा गया है। पहला उत्प्रेरण होता है समांगी उत्प्रेरण और दूसरा होता है विषमांगी उत्प्रेरण। तो इनके बारे में अब हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं समांगी उत्प्रेरण के बारे में। किसके बारे में? समांगी उत्प्रेरण। देखिए बच्चों जब अभिक्रियक एवं उत्प्रेरक समान प्रावस्था में हो तो इस प्रक्रम को समांगी उत्प्रेरण कहते हैं। ध्यान दीजिएगा कि जब अभिकारक, अभिक्रियक बोलो या अभिकारक बोलो एक ही बात है, जब अभिकारक और उत्प्रेरक जो होते हैं वो समान प्रावस्था में होते हैं तो इसे कहा जाता है समांगी उत्प्रेरण। एक बार उदाहरण देखिए, उदाहरण देखिए। पहला उदाहरण है शर्करा का अम्ल की उपस्थिति में जल अपघटन। देखिए बच्चों जब शर्करा का अम्ल की उपस्थिति में जल अपघटन किया जाता है, ये देखिए शर्करा का, तो यहाँ बनता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए यहाँ पे ये एक्वस फॉर्म में है, ये लिक्विड, ये भी लिक्विड, यानी जो H2SO4 हम उत्प्रेरक काम में ले रहे हैं ये भी लिक्विड, ये एक्वस, ये एक्वस। यानी आपने क्या देखा? कहने का मतलब है यहाँ पे अभिकारक और जो उत्प्रेरक है उनकी प्रावस्था क्या है? समान है, दोनों द्रव प्रावस्था में है। तो ये किस प्रकार का उत्प्रेरण हो गया? ये एक प्रकार से समांगी उत्प्रेरण हुआ। तो देखिए आगे बच्चों, यहाँ उत्प्रेरक एवं क्रियाकारक दोनों द्रव अवस्था में है। अरे भाई ये भी तो द्रव अवस्था में है, ये एक्वस है यानी जलीय विलयन के रूप में है, ये द्रव प्रावस्था में है। कहने का मतलब है इन दोनों की प्रावस्था कैसी है? द्रव प्रावस्था। और जो हमारा उत्प्रेरक है ये भी कैसा है? द्रव प्रावस्था में है। तो ये हमारा किसका उदाहरण हो गया? ये समांगी उत्प्रेरण का उदाहरण हो गया। आया समझ में? आगे देखिए दूसरा उदाहरण देखिए बच्चों, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल द्वारा प्रदत्त H+ आयनों से मेथिल एसीटेट का जल अपघटन। ये भी समांगी उत्प्रेरण का उदाहरण है। ध्यान दीजिएगा, ये देखिए बच्चों क्या है? ये मेथिल एसीटेट है। मेथिल एसीटेट का HCl की उपस्थिति में, जो HCl है उसकी उपस्थिति में जल अपघटन हो रहा है। तो अब ध्यान से देखिए कि यहाँ पे ये जो अभिकारक है ये भी द्रव प्रावस्था में है और जो ये HCl है ये भी क्या है? द्रव प्रावस्था में है। कहने का मतलब है दोनों की प्रावस्थाएं समान है। तो किसका उदाहरण हो गया? समांगी उत्प्रेरण का। तो ये समांगी उत्प्रेरण आपको समझ में आया होगा कि जब क्रियाकारकों और उत्प्रेरकों दोनों की प्रावस्थाएं समान होती है तो इस प्रकार के उत्प्रेरण को समांगी उत्प्रेरण कहा जाता है। अब आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे विषमांगी उत्प्रेरण के बारे में कि विषमांगी उत्प्रेरण क्या होता है। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, जब अभिकारक एवं उत्प्रेरक भिन्न भिन्न अवस्था में होते हैं तो इसे विषमांगी उत्प्रेरण कहते हैं। यानी जब अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों की प्रावस्था समान नहीं होती है तब कहा जाता है विषमांगी उत्प्रेरण। तो देखिए उदाहरण समझना विषमांगी उत्प्रेरण का। उदाहरण देखिए बच्चों, पहला उदाहरण क्या है? प्लेटिनम की उपस्थिति में सल्फर डाइऑक्साइड का सल्फर ट्राइऑक्साइड में ऑक्सीकरण
करण। तो देखिए इसकी अभिक्रिया देख लेते हैं हम लोग। लीजिए भाई SO2 सल्फर डाइऑक्साइड है, प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में ये बदल रहा है सल्फर ट्राइऑक्साइड में। ठीक है, अब ध्यान से देखिए ये अभिकारक यहाँ पे गैसीय अवस्था में है, जबकि जो उत्प्रेरक है वो यहाँ पे ठोस अवस्था में है। वापस देखिए बच्चों ध्यान दीजिए, अगर हम इस अभिक्रिया की बात करें यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड में बदल रहा है और प्लेटिनम यहाँ उत्प्रेरक की तरह व्यवहार कर रहा है। अब आप देखेंगे जो ये अभिकारक है, जो सल्फर डाइऑक्साइड है, ये G लिखा हुआ है। G का मतलब है ये यहाँ पे गैसीय प्रावस्था में है। और अगर आप इसकी बात करेंगे उत्प्रेरक की, ये प्लेटिनम यहाँ ब्रैकेट में लिखा हुआ है S का मतलब होता है सॉलिड, यानी ठोस अवस्था में है। तो आप लोग ध्यान से देखिए कि अभिकारक तो गैस अवस्था में है और उत्प्रेरक यहाँ पे ठोस अवस्था में है। यानी कहने का मतलब है क्रियाकारक और उत्प्रेरक दोनों की प्रावस्था अलग अलग है और इसे कहा जाता है विषमांगी उत्प्रेरक। क्लियर है? आई ये बात समझ में? आगे देखिए दूसरा उदाहरण देखिए इसका। ओस्टवाल्ड प्रक्रम में प्लेटिनम गेज की उपस्थिति में अमोनिया का नाइट्रिक ऑक्साइड में ऑक्सीकरण। तो देखिए बच्चों ये भी विषमांगी उत्प्रेरण का उदाहरण है। देखिए यहाँ पे ये अमोनिया है और ये O2 ऑक्सीजन है और यहाँ पे ये जो प्लेटिनम है ये यहाँ पे क्या है? उत्प्रेरक है। क्लियर है? आया समझ में? और यहाँ पे ये देखिए ये NO बन रहा है और ये जल बन रहा है। तो यहाँ पे जो ये अभिकारक है, देखिए बच्चों दोनों अभिकारक यहाँ पे गैस प्रावस्था में है, जबकि जो ये प्लेटिनम है ये यहाँ पे ठोस प्रावस्था में है। तो ये क्या हो गया? ये विषमांगी उत्प्रेरण हो गया। क्लियर है? आपको यहाँ तक का समझ में आया होगा। आगे देखते हैं बच्चों, आगे क्या है। अब हम बात करेंगे विषमांगी उत्प्रेरण का अधिशोषण सिद्धांत। देखिए बच्चों समझने की कोशिश करना, ये पढ़ेंगे विषमांगी उत्प्रेरण का अधिशोषण सिद्धांत क्या होता है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे और परीक्षा में ये पूछा भी जाता है। तो देखिए यह सिद्धांत विषमांगी उत्प्रेरण की क्रियाविधि को स्पष्ट करता है। किसकी क्रियाविधि को स्पष्ट करता है? विषमांगी उत्प्रेरण की क्रियाविधि को स्पष्ट करता है। इस सिद्धांत के अनुसार गैसीय अवस्था अथवा विलयन में अभिकारक ठोस उत्प्रेरक की सतह पर अधिशोषित हो जाते हैं। देखिए बच्चों क्या होता है कि जो अभिकारक होते हैं वो ठोस उत्प्रेरक की सतह पर क्या हो जाते हैं? अधिशोषित हो जाते हैं। इस प्रकार उत्प्रेरक की सतह पर अभिकारकों की सांद्रता में वृद्धि हो जाती है। परिणाम स्वरूप अभिक्रिया वेग में भी वृद्धि हो जाती है। क्लियर है? यानी कहने का मतलब है कि ये अधिशोषण सिद्धांत ये बताता है कि विषमांगी उत्प्रेरण में जो उत्प्रेरक होता है उसकी सतह पर अभिकारकों का अधिशोषण हो जाता है और जैसे ही अभिकारकों की सांद्रता सतह पर बढ़ जाती है तो उनके मध्य आपस में अभिक्रिया बढ़ती है, अभिक्रिया होती है और अभिक्रिया का वेग भी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो वापस देखिए बच्चों समझने की कोशिश कीजिए कि जो विषमांगी उत्प्रेरण होता है, विषमांगी उत्प्रेरण में क्या होता है? उत्प्रेरक की सतह पर जो अभिकारक है वो अभिकारक अधिशोषित हो जाते हैं और जब अभिकारकों की सांद्रता बढ़ जाती है तो अभिक्रिया का वेग भी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो ये चीज आपको समझ में आई। आगे देखिए अधिशोषण एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है, अतः प्रक्रिया में अधिशोषण की ऊष्मा अभिक्रिया की दर बढ़ाने में क्या होती है? प्रयुक्त हो जाती है। क्लियर है? आगे देखो आधुनिक अधिशोषण सिद्धांत मध्यवर्ती यौगिक निर्माण सिद्धांत एवं प्राचीन अधिशोषण सिद्धांत का संयोजन है। इस क्रियाविधि में 5 पद सम्मिलित होते हैं। तो देखिए बच्चों इस अधिशोषण सिद्धांत के 5 पद है, समझने की कोशिश करना कौन कौन से है 5 पद। पहला देखिए, पहला स्टेप क्या है? उत्प्रेरक की सतह पर अभिकारकों का विसरण। तो सबसे पहले क्या होता है? जो उत्प्रेरक होता है उसकी सतह पर अभिकारकों का क्या होता है? विसरण होता है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप हो गया ये पहला पद। दूसरा देखिए, दूसरा पद क्या है? उत्प्रेरक की सतह पर अभिकारकों का अधिशोषण। पहले तो हुआ विसरण, अब क्या हुआ? अधिशोषण। तीसरा स्टेप देखिए, उत्प्रेरक की सतह पर रासायनिक अभिक्रिया द्वारा एक उचित ऊर्जा के मध्यवर्ती यौगिक का निर्माण। तो तीसरी अवस्था में क्या होता है? वहां पे एक मध्यवर्ती यौगिक का निर्माण होता है। चौथा देखिए, चौथा स्टेप क्या है? उत्प्रेरक की सतह से विशोषण द्वारा
उत्पादों का हटना और सतह को फिर से अभिक्रिया के लिए उपलब्ध करवाना। ठीक है, और 5वां स्टेप देखिए, अभिक्रिया उत्पादों का उत्प्रेरक की सतह से दूर विसरण होना। ठीक है, तो ये 5 स्टेप है और अब हम इस 5 स्टेप को चित्र के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। ध्यान दीजिएगा बच्चों, देखिए जो हमारे विषमांगीय उत्प्रेरण का अधिशोषण सिद्धांत है उसको हम इस डायग्राम से समझ सकते हैं। समझ ले भाई, ये जो अभी हमने 5 स्टेप पढ़ी है, इन 5 स्टेप को हम इस डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। भाई सबसे पहले हमने ये पढ़ा कि अभिकारी जो अणु होते हैं यानी अभिकारक होता है, उनका सबसे पहले क्या होता है, विसरण होता है। ठीक है, विसरण के बाद हमने क्या पढ़ा भाई, अधिशोषण होता है। अधिशोषण के बाद मध्यवर्ती का निर्माण होता है, फिर उत्पादों का विशोषण होता है, फिर उत्पाद का उत्प्रेरक से दूर क्या होता है, विसरण होता है। अब देखिए हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये देखिए ये कोई उत्प्रेरक है, ये क्या है, कोई उत्प्रेरक है, मुक्त संयोजकता युक्त उत्प्रेरक पृष्ठ है। यानी ये क्या है, कोई उत्प्रेरक है, उसका पृष्ठ है जिसपे क्या है, मुक्त संयोजकता है, यानी मुक्त संयोजकता युक्त उत्प्रेरक पृष्ठ है। और ये यहाँ पे A और B क्या है, कोई अभिकारी अणु है। देखिए बच्चों, वापस समझने की कोशिश करना, ये जो हमें दिखाया गया है, ये जो चित्र है, ये हमें बता रहा है कि कोई मुक्त संयोजकता युक्त उत्प्रेरक पृष्ठ है। ठीक है, ये A और B यहाँ पे अभिकारी अणु है। सबसे पहले इनका क्या होता है, उत्प्रेरक के पास में विसरण होता है। ठीक है, विसरण के बाद क्या होता है, अधिशोषण। देखिए अधिशोषण यानी अभिकारी अणुओं को क्या होगा, सतह पर अधिशोषण होगा, उत्प्रेरक की सतह पर अधिशोषण होता है। और देखिए इस तरीके से A और B इनका क्या हो गया, यहाँ पे अधिशोषण हो गया सतह पर। देखिए ये अभिकारी अणुओं का अधिशोषण दिखा रहा है ये डायग्राम कि किस तरीके से अधिशोषण हुआ है। हो गया अधिशोषण, हो गया, सतह पर A और B आके अधिशोषित हो गए। अब इन दोनों के बीच में बंध का निर्माण होगा। देखिए A और B के बीच में बंध का निर्माण हो गया और ये क्या बन गया, मध्यवर्ती बन गया। अब इस मध्यवर्ती में से क्या होगा, जो उत्प्रेरक है वो अलग हो जाएगा और उत्पाद अलग हो जाएगा। लीजिए भाई A B, जो A प्लस B थे वो अब A B यानी A B उत्पाद में बदल गए, तो ये उत्पाद अलग हो गया और ये देखिए उत्प्रेरक एज इट इज क्या हो गया, बच गया। यानी क्या हो गया, उत्पाद अणुओं का विशोषण हो गया। ठीक है, और इसके बाद क्या होता है, उत्प्रेरक से दूर उत्पादों का विसरण हो जाता है। तो इस चित्र के माध्यम से हम विषमांगीय उत्प्रेरण के अधिशोषण सिद्धांत को और अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये आपको समझ में आया होगा। आगे देखिए, उत्प्रेरक की सतह पर मुक्त संयोजकताएं होती है जो रासायनिक आकर्षण बलों के लिए स्थान उपलब्ध करवाती है। तो देखिए बच्चों, ऐसा होता क्यों है, ऐसा इसलिए होता है कि जो उत्प्रेरक की सतह होती है उन पर मुक्त संयोजकताएं होती है जो रासायनिक आकर्षण बलों के लिए क्या करवाती है, स्थान उपलब्ध करवाती है। क्लियर है। आगे देखिए, जब कोई गैस एक ऐसी जगह संपर्क में आती है तो इसके अणु शिथिल रासायनिक संयोजन के कारण वहां बंध जाते हैं और यदि अलग अलग प्रकार के अणु पास पास अधिशोषित हो जाते हैं तो एक दूसरे से अभिक्रिया करके क्या बना लेते हैं, अणु बना लेते हैं। क्लियर है, आया समझ में आपको किस तरीके अधिशोषण सिद्धांत कार्य करता है। आगे देखिए, इस सिद्धांत से स्पष्ट है कि इस प्रक्रिया में उत्प्रेरक के रासायनिक संगठन और उसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अरे भाई हमने देखा ना, अभी हमने चित्र में समझा कि उत्प्रेरक में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं आ रहा है। कहने का मतलब है उत्प्रेरक के रासायनिक संगठन और द्रव्यमान में किसी तरीके का परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ यह भी स्पष्ट है कि किस प्रकार उत्प्रेरक की सूक्ष्म मात्रा भी अभिक्रिया वेग को परिवर्तित करने में प्रभावी होती है। तो यहाँ से हमें एक चीज और समझ में आई कि जो उत्प्रेरक है उसकी सूक्ष्म मात्रा ही अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने में क्या है, सक्षम होती है। क्लियर है, समझ में आया यहाँ तक का। आगे देखिए, अब देखिए बच्चों, ये नोट हमें ध्यान रखने वाला है क्या, कि यह सिद्धांत उत्प्रेरक वर्धक एवं उत्प्रेरक विष की क्रिया को स्पष्ट नहीं करता है। यानी जो हम लोगों ने अभी उत्प्रेरक वर्धक के बारे में पढ़ा कि ऐसे पदार्थ जो उत्प्रेरक की सक्रियता बढ़ा देते हैं उत्प्रेरक वर्धक कहलाते हैं, और उत्प्रेरक विष यानी ऐसे पदार्थ जो कि उत्प्रेरक की सक्रियता को कम कर देते हैं उत्प्रेरक विष कहलाते हैं। तो इनसे संबंधित क्रिया को यह अधिशोषण सिद्धांत स्पष्ट नहीं करता है। यहां तक का आपको समझ में आया बच्चों। आगे देखिए, अब हम
पढ़ेंगे ठोस उत्प्रेरकों की महत्वपूर्ण विशेषताएं, कि ठोस उत्प्रेरकों की क्या क्या विशेषताएं होती है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, पहली विशेषता क्या है? सक्रियता। उत्प्रेरक की सक्रियता रसोवशोषण की प्रबलता पर निर्भर करती है। सक्रिय होने के लिए यह आवश्यक है कि अभिकारकों का उत्प्रेरक पर प्रबलता से क्या हो? अधिशोषण हो। क्लियर है? आगे देखिए, हाइड्रोजनीकरण अभिक्रियाओं के लिए यह पाया गया है कि उत्प्रेरक की सक्रियता आवर्त सारणी में वर्ग 5 से वर्ग 11 के तत्वों तक बढ़ती है, जिनमें वर्ग 7 से 9 के तत्व अधिकतम सक्रियता दर्शाते हैं। क्लियर है? तो ये देखा गया है। आगे देखते हैं। अब देखिए दूसरा क्या है, इसके दूसरा गुण है वर्णात्मकता। देखिए बच्चों, दूसरा क्या है? वर्णात्मकता, या जिसे हम बोलती है चयनात्मकता। वापस देखिए, वर्णात्मकता या चयनात्मकता की बात कर रहे हैं। देखिए, ठोस अधिशोषकों की प्रकृति अत्यधिक विशिष्ट होती है। देखिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि ठोस जो अधिशोषक होते हैं उनकी प्रकृति अति विशिष्ट होती है, अर्थात विभिन्न अभिक्रियाओं के लिए भिन्न भिन्न उत्प्रेरक होते हैं। यानी अलग अलग अभिक्रियाओं के लिए उत्प्रेरक भी क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। अभिकारकों के समान होने पर भी भिन्न भिन्न उत्प्रेरकों की उपस्थिति से भिन्न भिन्न उत्पाद प्राप्त होते हैं। देखिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा, मान लो अगर अभिकारक समान है, अगर अभिकारक क्या है? समान है, तो अलग अलग उत्प्रेरक की उपस्थिति में जो हमें उत्पाद प्राप्त होगा वो भी क्या प्राप्त होगा? अलग अलग प्राप्त होगा। अब हम इसे एक अभिक्रिया से समझ सकते हैं। देखिए, इन उदाहरणों से हम इसे समझ सकते हैं। देखिए, पहला देखिए CO+3H2, ठीक है। देखिए यहाँ पे CO+3H2 निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में CH4 यानी मेथेन बन रहा है। CH4 और H2O का निर्माण हो रहा है, ठीक है। दूसरा देखिए CO+2H2, यहाँ पे ये उत्प्रेरक है Cu और साथ में लिया है ZnOCr2O3 और यहाँ पे बन रहा है CH3OH, मेथेनॉल बन रहा है। आगे देखिए तीसरा उदाहरण क्या है? CO+H2, यहाँ पे कॉपर को लिया है उत्प्रेरक के रूप में और ये बन रहा है HCHO बन रहा है। तो देखिए बच्चों, ध्यान से देखिए आप लोग कि इन तीनों उदाहरणों में अभिकारक समान है। यहाँ पे भी CO और H2 के बीच में अभिक्रिया हो रही है, यहाँ भी CO+H2 के बीच में अभिक्रिया हो रही है और इसमें भी CO+H2 के बीच में अभिक्रिया हो रही है। लेकिन यहाँ पे जो उत्प्रेरक लिए गए हैं वो अलग अलग उत्प्रेरक लिए गए हैं और अलग अलग उत्प्रेरक लेने के कारण जो हमें ये उत्पाद मिल रहे हैं, ये तीनों अभिक्रियाओं के उत्पाद भी हमें क्या मिल रहे हैं? अलग अलग मिल रहे हैं। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। आगे देखिए, अतः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि उत्प्रेरक के कार्य की प्रकृति अत्यधिक विशिष्ट होती है। यानी जो उत्प्रेरक की कार्य विधि होती है वो कैसी होती है? बहुत ही विशिष्ट होती है। क्लियर है? आया समझ में आपको ये? आगे देखिए, जियोलाइटों का आकार वर्णात्मक उत्प्रेरक। अब हम बेटा जियोलाइटों के बारे में पढ़ेंगे कि जो जियोलाइट होते हैं वो आकार वर्णात्मक उत्प्रेरक होते हैं। तो देखिए, धातुओं के एल्यूमिनोसिलिकेटों को जियोलाइट कहते हैं। इनकी संरचना मधुमक्खी के छत्ते के समान होती है। ये त्रिविमीय नेटवर्क वाले सूक्ष्म रंध्री एल्यूमिनोसिलिकेट होते हैं। इनमें कुछ सिलिकॉन परमाणु एल्यूमिनियम के परमाणुओं द्वारा प्रतिस्थापित होकर AlOSi यानी इस प्रकार से बंध बनता है, यानी ये ढांचा बनाते हैं। तो देखिए बच्चों, जियोलाइट क्या होते हैं? जियोलाइट होते हैं एल्यूमिनोसिलिकेट। क्या होते हैं? एल्यूमिनोसिलिकेट होते हैं। इनकी जो संरचना होती है मधुमक्खी के छत्ते के समान होती है, यानी इनकी सतह पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। क्लियर है? आगे देखिए, इनमें होने वाली अभिक्रियाएं अभिकारक तथा उत्पाद अणुओं के आकार एवं आकृति के साथ साथ जियोलाइट के सहरंध्रों एवं कोटरों पर निर्भर करती है। तो देखिए बच्चों, इनकी सतह पर जो अभिक्रियाएं होती है, यानी जियोलाइट के द्वारा जो अभिक्रियाएं होती है वो उत्पाद और अभिकारक अणुओं के आकार पर तो निर्भर करती है, साथ ही साथ जियोलाइट की सतह पर जो कोटर उपस्थित है, जो रंध्र उपस्थित है, उन पर भी क्या करती है? निर्भर करती है।
आगे देखिए, अतः इन्हें आकार वर्णात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? आकार वर्णात्मक उत्प्रेरक कहा जाता है। क्लियर है? आगे देखो, उदाहरण देखिए, ZSM5। देखिए बच्चों, ZSM5 नामक जियोलाइट उत्प्रेरक का उपयोग पेट्रोलियम उद्योग में किया जाता है। इसके द्वारा अल्कोहल को गैसोलीन में बदला जाता है। तो देखिए बच्चों, ये कैसा उत्प्रेरक हो गया? ये आकार वर्णात्मक उत्प्रेरक हो गया। ये ZSM5 ये एक जियोलाइट है। तो आप लोगों को समझ में आया कि जो जियोलाइट होते हैं उनकी संरचना मधुमक्खी के छत्ते के समान होती है। इनकी सतह पर कोटर या सरंध्र पाए जाते हैं। तो इनके द्वारा होने वाली जो अभिक्रियाएं हैं, या हम ये कह सकते हैं कि इनके द्वारा जो उत्प्रेरित अभिक्रियाएं हैं वो अभिकारक और उत्पादों के आकार के साथ साथ इन कोटर और सरंध्रों के ऊपर भी क्या करती है? निर्भर करती है। तो यहां तक की बात आपको समझ में आई होगी। क्लियर है? आगे बढ़े, आगे देखिए। अब देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे एंजाइम उत्प्रेरण के बारे में। देखिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा, एंजाइम उत्प्रेरण क्या होते हैं? एंजाइम उच्च अणुभार वाले नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक अर्थात प्रोटीन होते हैं। ये जैव कोशिकाओं में बनते हैं, अतः इन्हें जैव उत्प्रेरक भी कहते हैं। तो एंजाइम क्या होते हैं बच्चों? देखिए, एंजाइम जैव उत्प्रेरक होते हैं जो कि जैव कोशिकाओं में बनते हैं। आगे देखिए, रासायनिक अभिक्रियाओं का एंजाइमों द्वारा उत्प्रेरण एंजाइम उत्प्रेरण कहलाता है। इसे जैव रासायनिक उत्प्रेरण भी कहते हैं। तो देखिए बच्चों, समझने की कोशिश करना कि जो ये एंजाइम उत्प्रेरण होते हैं, यानी एंजाइम उत्प्रेरण का मतलब है कि जो ये एंजाइम होते हैं ये एक तरीके से प्रोटीन होते हैं। ये किसी भी जीवों के शरीर में बनने वाले एंजाइम्स होते हैं या जीवों के शरीर में बनने वाले जैव रासायनिक यौगिक होते हैं जो कि किसी भी जैव रासायनिक अभिक्रिया के वेग में क्या कर देते हैं? परिवर्तन कर देते हैं। तो अब हम इनके बारे में अध्ययन करेंगे। आगे देखिए, एंजाइम उत्प्रेरक जल में एक कोलाइडी विलयन बनाते हैं। यह जलीय विलयन ही उत्प्रेरक के रूप में काम आता है। आगे देखो, एंजाइम उत्प्रेरक प्रभावी उत्प्रेरक होते हैं। ये उत्प्रेरक प्राकृतिक प्रक्रमों से संबंधित रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं। देखिए बच्चों, समझने की कोशिश करना कि ये उत्प्रेरक क्या करते हैं? प्राकृतिक प्रक्रमों से संबंधित जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उनको उत्प्रेरित करने का कार्य करते हैं। आगे देखो, जैविक अभिक्रियाओं जैसे भोजन की पाचन क्रिया, आमाशय में प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलना आदि क्रियाएं एंजाइम द्वारा ही उत्प्रेरित होती है। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। ये विषमांग उत्प्रेरक की तरह व्यवहार करते हैं। कैसे व्यवहार करते हैं? विषमांग उत्प्रेरक की तरह। एंजाइम उत्प्रेरण के उदाहरण निम्न है। तो देखिए बच्चों, कुछ हम एंजाइम उत्प्रेरण के उदाहरण पढ़ लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, पहला क्या है? शर्करा का प्रतिपन। तो देखिए बच्चों, ध्यान दीजिए, सुक्रोज है। जब सुक्रोज का इन्वर्टेज एंजाइम के द्वारा प्रतिपन किया जाता है, या ये कह सकते हैं कि जब सुक्रोज का इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में जल अपघटन होता है तो क्या बनता है? एक तो बनता है ग्लूकोज। क्या बनेगा? ग्लूकोज। और एक साथ में बनेगा फ्रक्टोज। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पे जो ये इन्वर्टेज है, ये इन्वर्टेज क्या है? एंजाइम है। क्लियर है? आगे देखिए दूसरा उदाहरण। दूसरा उदाहरण देखिए, ग्लूकोज का C2H5OH यानी एथिल अल्कोहल में परिवर्तन। तो देखिए बच्चों, जो ग्लूकोज का जाइमेस एंजाइम के द्वारा जब अपघटन करवाया जाता है तो ये किस में बदल जाता है? एथिल अल्कोहल में बदल जाता है। क्लियर है? तो यहाँ पे जो ये जाइमेस है, ये जाइमेस भी क्या है? एंजाइम है। आगे देखो, तीसरा उदाहरण देखिए, स्टार्च का माल्टोज में परिवर्तन। तो देखिए बच्चों, जो स्टार्च है, जो स्टार्च माल्टोज में परिवर्तित होता है तो यहाँ पे कौन सा एंजाइम काम में लिया जाता है? डायस्टेस एंजाइम काम में आता है। ठीक है? आगे देखिए, अगला देखिए, यूरिया का जल अपघटन। देखिए बच्चों, यूरिया का जो जल अपघटन है वो यूरिएज एंजाइम की उपस्थिति में होता है तथा अमोनिया और CO2 बनती
है। क्लियर है? अगला उदाहरण देखिए, आमाशय में देखिए, हमारे आमाशय में प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलने का काम कौन सा एंजाइम करता है? पेप्सिन, यानी यहाँ पे पेप्सिन एंजाइम काम आता है। इसी तरीके से हम हमारे आंतों में अगर बात करें तो आंतों में प्रोटीन को एमिनो अम्ल में बदलने के लिए जो एंजाइम काम आता है वो कौन सा होता है? ट्रिप्सिन होता है। अगला उदाहरण देखिए बच्चों, दुग्ध का दही में परिवर्तन, यानी जो हमारा दूध दही में बदलता है उसमें भी हमारे एंजाइम का योगदान होता है, यानी ये भी एंजाइम के द्वारा होने वाली क्रिया है। तो ध्यान दीजिएगा, यह भी एक एंजाइम द्वारा संपन्न होने वाली प्रक्रिया है। यह दही में उपस्थित लैक्टोबैसिलस एंजाइम द्वारा संपन्न होती है। तो देखिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा कि जो दूध का दही में परिवर्तन होता है वो किसके द्वारा होता है? लैक्टोबैसिलस एंजाइम के द्वारा होता है। तो कौन सा एंजाइम है? लैक्टोबैसिलस एंजाइम। क्लियर है? आई बात समझ में? तो ये हम लोग एंजाइमों के उदाहरण पढ़ रहे हैं। आगे देखिए, अब हम पढ़ेंगे एंजाइम उत्प्रेरण के अभिलक्षण कि एंजाइम उत्प्रेरण के क्या अभिलक्षण होते हैं। ध्यान दीजिएगा, पहला सर्वोत्तम दक्षता। देखिए बच्चों, एंजाइम सबसे अधिक प्रभावी उत्प्रेरक होते हैं क्योंकि ये अन्य उत्प्रेरकों की तुलना में अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा को बहुत कम कर देते हैं, जिससे अभिक्रिया अत्यधिक वेग से संपन्न होने लगती है। ठीक है, आगे देखो, एंजाइम का एक अणु क्रियाकारकों के लाखों अणुओं को 1 मिनट में क्रियाफल में बदल सकता है। ठीक है, यानी इनकी दक्षता क्या होती है? सर्वोत्तम दक्षता होती है। आगे देखिए, दूसरा देखिए, उच्च विशिष्टतम प्रकृति। एंजाइमों की प्रकृति विशिष्ट होती है। कोई एक एंजाइम किसी एक विशिष्ट अभिक्रिया को ही उत्प्रेरित कर सकता है, यानी इनकी प्रकृति क्या होती है? विशिष्टतम होती है। उदाहरण देखिए, यूरियस एंजाइम केवल यूरिया के जल अपघटन की अभिक्रिया को उत्प्रेरित कर सकता है, अन्य किसी अभिक्रिया को नहीं। ठीक है, अगला देखिए, ग्लूकोज का एथिल अल्कोहल में परिवर्तन। देखिए दूसरा उदाहरण, भाई ग्लूकोज का जो एथिल अल्कोहल में परिवर्तन है वो केवल जाइमेस एंजाइम की उपस्थिति में ही क्या होता है? संभव होता है। ठीक है, अब देखिए तीसरा गुण देखिए एंजाइमों का, इष्टतम ताप, यानी अनुकूलतम ताप। तो देखिए बच्चों, एंजाइम की सक्रियता ताप पर निर्भर करती है। ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 37 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 298 से 310 केल्विन ताप पर सर्वाधिक सक्रिय होते हैं। इसमें ताप घटने या बढ़ने पर इनकी सक्रियता घटने लगती है और 70 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 343 केल्विन पर ये स्कंदित होकर क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। यानी कहने का मतलब है इनके लिए एक अनुकूलतम ताप होता है। आगे देखिए, अतः 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड ताप को अनुकूलतम ताप अथवा इष्टतम ताप कहलाता है। यानी कहने का मतलब है कि 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड जो ताप है वही अनुकूलतम ताप कहलाता है, जो एंजाइमों के लिए अनुकूल होता है। आगे देखो, चौथा है इष्टतम पीएच, यानी अनुकूलतम पीएच। देखिए बच्चों, एंजाइम की सक्रियता पीएच पर भी निर्भर करती है। एक निश्चित पीएच पर इनकी सक्रियता सर्वाधिक होती है, जिसे अनुकूलतम पीएच कहते हैं। अनुकूलतम पीएच का मान 5 से 7 पीएच तक होता है और मानव शरीर के लिए यह पीएच का मान 7.4 होता है। ठीक है, आगे देखिए, अगला है सक्रिय तथा सह एंजाइम। देखिए बच्चों, कुछ अन्य पदार्थ जैसे विटामिन, प्रोटीन, धातु आयन, देखिए कौन कौन से धातु आयन है? Cu+2, Ni+2, Na+, Mn+2 आदि की उपस्थिति में एंजाइमों की सक्रियता में वृद्धि हो जाती है और इन पदार्थों को सक्रिय कारक या सह एंजाइम कहते हैं। यानी कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनके कारण एंजाइमों की सक्रियता में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है, उन्हें हम कहते हैं सक्रिय कारक। ठीक है, आगे देखिए,
धात्विक आयन एंजाइम अणुओं से दुर्बल रूप से अबंधित होने पर उत्प्रेरकीय सक्रियता बढ़ा देते हैं। तो देखिए बच्चों, जो धात्विक आयन है वो क्या करते हैं, वो एंजाइमों से दुर्बल रूप से बंधित हो जाते हैं और उत्प्रेरकीय सक्रियता को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। देखिए जो एमिलेज है वो Na+ यानी NaCl जो होता है उससे हमें Na+ मिलता है। तो एमिलेज जो एंजाइम है वो Na+ की उपस्थिति में अत्यधिक सक्रिय होता है। ठीक है, अगला देखिए, संदमक एवं विष। कुछ पदार्थों की उपस्थिति से एंजाइमों की सक्रियता में कमी आ जाती है, अर्थात वे संदमित एवं विषाक्त हो जाते हैं। उदाहरण के लिए देखिए HCN, CS2 आदि। यानी देखिए बच्चों, कुछ समूह या कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो कि एंजाइमों की सक्रियता में कमी ला देते हैं, जिन्हें हम संदमक या विष कहते हैं। क्लियर है, आई बात समझ में यहां तक की? आगे देखिए, एंजाइमों की सक्रियता को कम कर देते हैं। देखिए बच्चों, ये इसके आगे ही है भाई, HCN, CS2 आदि एंजाइमों की सक्रियता को कम कर देते हैं, इन्हें संदमक अथवा विष कहते हैं। ये पदार्थ एंजाइम की सतह पर उपस्थित सक्रिय क्रियात्मक समूह से अन्योन्य क्रिया करके एंजाइमों की सक्रियता को कम अथवा नष्ट कर देते हैं। क्लियर है, आई बात समझ में? आगे देखिए, अब हम पढ़ेंगे एंजाइम उत्प्रेरण की क्रियाविधि। देखिए बच्चों, एंजाइम उत्प्रेरण की क्रियाविधि को समझने की कोशिश करना, यहां से भी कभी कभी परीक्षा में प्रश्न बनते हैं। देखिए, जैसा कि पहले बताया गया है कि एंजाइम का कोलाइडी विलयन उत्प्रेरक का कार्य करता है। एंजाइम के इन कोलाइडी कणों की सतह पर बहुत सी गुहिकाएं, यानी जिन्हें हम कोटर भी कह सकते हैं, गुहिकाएं, कोटर या कैविटी होती है। इन कैविटी में सक्रिय समूह जैसे NH2, COH, SHOH यानी ये सक्रिय समूह आदि होते हैं। ये निश्चित आकृति के होते हैं, यानी एक समूह होते हैं जो कि निश्चित आकृति के होते हैं। आगे देखिए, ये वे अभिकारक अणु जिनकी परिपूरक आकृति होती है, इन कैविटी में एक ताले की चाबी के समान फिट हो जाती है। ठीक है, तो देखिए, जो सक्रिय समूह से क्रिया करके सक्रिय संकुल बनाते हैं, जो विघटित होकर उत्पाद बनाते हैं, और ये संपूर्ण प्रक्रिया 2 पदों में संपन्न होती है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे 2 पदों में प्रक्रिया संपन्न होती है। इसमें क्या होता है, उत्प्रेरक की सतह पर जो छोटे छोटे कोटर होते हैं, उस कोटर में वही अभिकारक फिट होते हैं जिनकी आकृति उसकी क्या होती है, परिपूरक होती है। यानी जिस तरीके से किसी ताले की एक फिक्स चाबी होती है, यानी कोई ताला है वो उसी की चाबी से खुलता है, उसी प्रकार कोई जो एंजाइम है वो उसी से संबंधित अभिकारक के साथ ही क्या करता है, क्रिया करता है या जुड़ता है। आगे देखिए, तो देखिए संपूर्ण अभिक्रिया 2 पद में पूरी होती है। पहला पद देखिए, पहले पद में एंजाइम और अभिकारक। देखिए बच्चों, अभिकारक को यहाँ S से दिखाया गया है, तो एंजाइम और अभिकारक आपस में जुड़ के एंजाइम अभिकारक संकुल, ये ES यानी एंजाइम अभिकारक संकुल बनाते हैं। ये पहले पद में होता है। और दूसरे पद में ये जो एंजाइम अभिकारक संकुल है, ये टूट जाता है एंजाइम और उत्पाद में। E से तो एंजाइम और P से यहाँ क्या है, उत्पाद में टूट जाता है। ठीक है, आई बात समझ में? किस तरीके से 2 स्टेप में ये प्रक्रिया होती है। आगे देखिए बच्चों, इस डायग्राम से हम इसे और अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ पे क्या है, ये एंजाइम है। ये संरचना किसको बता रहा है, एंजाइम को, यानी उत्प्रेरक, क्योंकि एंजाइम जैव उत्प्रेरक होते हैं। देखिए, ठीक है, और ये संरचना बताई हुई है किसकी, ये जो संरचना है ये क्रिया कारक की है, जिसे क्रियाधार या अभिक्रियक भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, जो एंजाइम है और जो अभिकारक है, वही अभिकारक और एंजाइम आपस में जुड़कर क्रिया कारक एंजाइम संकुल का निर्माण करेंगे, जिनकी की आकृति क्या होती है, एक दूसरे की परिपूरक होती है। तो देखिए यहाँ पे ये जो एंजाइम है, ये इसमें आसानी से क्या हो सकता है, फिट हो सकता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है एंजाइम और ये जो क्रियाधार है, ये जो अभिकारक है, ये दोनों आपस में जुड़कर एक संकुल का निर्माण करेंगे, यानी एंजाइम क्रियाधार संकुल बनाएंगे, जिसे एंजाइम अभिकारक संकुल भी कह सकते हैं। भाई हमने पढ़ा ना, ये पहला पद होता है। पहले पद में क्या होता है कि जो एंजाइम है और अभिकारक है वो आपस में जुड़कर एंजाइम अभिकारक संकुल का निर्माण करते हैं। लीजिए भाई, एंजाइम अभिकारक संकुल बन गया। अब ये जो एंजाइम अभिकारक संकुल है
है ये अब टूट जाएगा किसमें, एंजाइम में और उत्पाद में। क्लियर है, यानी कहने का मतलब है एंजाइम तो ऐसे कैसे बच जाएगा और जो हमारा अभिकारक है वो किस में बदल गया, उत्पाद में बदल गया। तो इस तरीके से 2 स्टेप में अभिक्रिया हो गई। पहली स्टेप में देखिए ये इस तरीके से एंजाइम और अभिकारक ने मिलकर संकुल बनाया और ये संकुल टूट गया एंजाइम में और उत्पाद में। तो इस डायग्राम से हम इस क्रियाविधि को और अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आगे देखिए। अब हम बात करेंगे उद्योगों में उत्प्रेरण के बारे में। देखिए बच्चों क्या है कि जो आज उद्योग है हमारे उद्योगों में भी अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने के लिए उत्प्रेरकों को काम में लिया जाता है। तो यहाँ पे कुछ उद्योगों से संबंधित उत्प्रेरक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए उद्योगों में उत्प्रेरक, देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा। अमोनिया उत्पादन के लिए हॉबर प्रक्रम, यानी अमोनिया उत्पादन का जो हॉबर प्रक्रम होता है जिसमें N2 और 3H2 से 2NH3 बनती है, उसमें देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा यहाँ पे सूक्ष्म विभाजित लोहा मोलिब्डेनम वर्धक के रूप में, यानी इसे उत्प्रेरक के रूप में काम में लिया जाता है। और अवस्थाएं देखिए 200 बार दाब तथा 723 से 773 केल्विन ताप। ठीक है, तो ये यहाँ पे प्रयुक्त होता है हॉबर प्रक्रम में। और देखिए आजकल आयरन ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड और एल्यूमिनियम का मिश्रण क्या होता है, प्रयुक्त होता है। ठीक है, दूसरा बात कर रहे हैं नाइट्रिक अम्ल के उत्पादन के लिए ओस्टवाल्ड प्रक्रम में। देखिए बच्चों नाइट्रिक अम्ल के उत्पादन के लिए जो ओस्टवाल्ड प्रक्रम है, उस ओस्टवाल्ड प्रक्रम में प्लेटिनीकृत एस्बेस्टोस को यूज में लिया जाता है और ताप रखा जाता है 573 केल्विन। तो यहाँ पे जो ये प्लेटिनीकृत एस्बेस्टोस है ये यहाँ पे उत्प्रेरक की तरह काम करता है। क्लियर है, आगे देखिए। तीसरा देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल के उत्पादन के लिए संस्पर्श प्रक्रम, जिसे कांटेक्ट प्रोसेस भी कहते हैं। तो देखिए बच्चों इसके लिए यहाँ पे प्लेटिनीकृत एस्बेस्टोस या वैनेडियम पेंटाऑक्साइड यानी V2O5 इन्हें उत्प्रेरक के रूप में काम में लेते हैं। ताप रखा जाता है 673 केल्विन से 723 केल्विन। इस ताप पे ये प्रक्रिया संपन्न होती है। तो देखिए बच्चों आपको उद्योगों में उत्प्रेरण भी समझ में आया होगा कि हमारे उद्योगों में भी कौन कौन से उत्प्रेरकों को काम में लिया जाता है। तो देखिए बच्चों आज हम लोगों ने उत्प्रेरक के बारे में पढ़ा, साथ ही साथ हमने उत्प्रेरण के बारे में पढ़ा, उत्प्रेरण के प्रकारों के बारे में अध्ययन किया और उसके साथ साथ एंजाइम उत्प्रेरण और उसके अधिशोषण सिद्धांत को भी हमने समझा। और ये चीज आपको आज बहुत अच्छे से समझ में आई होगी और यहाँ से प्रश्न भी बनते हैं। अब देखिए बच्चों इसके आगे के जो टॉपिक्स है उनके बारे में हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।